गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम निर्णय प्रक्रिया पढ़ रहे थे। उसमें हमने निर्णय प्रक्रिया का अर्थ, परिभाषा, उसके लक्षण, निर्णयों के आधार देखे। आज हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया, प्रशासन के अंदर निर्णय कैसे लिए जाते हैं, इसको विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से बताया है। हर्बर्ट साइमर ने निर्णय प्रक्रिया के 3 स्तर बताए हैं। उसमें उन्होंने पहला बताया है बौद्धिक क्रिया। बौद्धिक क्रिया यह बताती है कि निर्णय कब और कहाँ लेना है। दूसरा उन्होंने बताया है डिज़ाइन। डिजाइन इस क्रिया में विभिन्न विधियों की खोज और उसका विकास कैसे करें। तीसरा है चयन की क्रिया। निर्णय प्रक्रिया के इस चरण में विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है। इसी प्रकार बेके ने निर्णय प्रक्रिया के कुल 11 चरण बताए हैं और पीटर एफ डंकर ने 5 चरण बताए हैं। न्यूटन समरबोरेन ने 4 चरण बताए हैं। तो इसके आधार पर हम अगर सार रूप में देखें तो निर्णय प्रक्रिया के जो आम तौर पर विभिन्न संस्थाओं में चरण होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। इसमें पहला चरण है उद्देश्यों का निर्धारण। किसी भी निर्णय के लिए सबसे पहले जरूरी है उद्देश्यों का निर्धारण करना। निर्णय के लिए सर्वप्रथम किसी एक समस्या को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए उसके उद्देश्यों को जानना व समझना बहुत आवश्यक है। उद्देश्यों का निर्धारण करने से यह जानकारी हो जाती है कि वास्तव में प्रशासक कहाँ पहुँचना चाहते हैं, मतलब उनका लक्ष्य कहाँ है, क्या करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं। जिस तरह हम कोई यात्रा शुरू करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें वहाँ जाना है और इतना टाइम लगेगा। उसी हिसाब से एक प्रशासक के सामने गोल होना चाहिए कि उसे कहाँ पहुँचना है। उद्देश्यों की जानकारी होने पर प्रशासक उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरा चरण है समस्या का पता लगाना। निर्णय प्रक्रिया के इस चरण में प्रशासक यह जानना चाहता है कि वास्तव में समस्या क्या है, क्योंकि जब तक समस्या की जानकारी नहीं होगी तब तक उसका हल नहीं किया जा सकता। लक्ष्यों को पाना भी बहुत कठिन हो जाता है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार विश्लेषण करके नाजुक घटक का पता लगाना चाहिए। यह नाजुक घटक निर्णय में वातावरण का केंद्रीय बिंदु होता है। समस्या का पता लगाकर यह मालूम किया जा सकता है कि उद्देश्य में क्या क्या समस्याएं हैं, उसका स्वरूप कैसे है, किन संसाधनों से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा चरण आएगा। पहले उद्देश्य निश्चित कर लिए, फिर समस्या का पता लगाया, फिर वो जो समस्या है उसका विश्लेषण करना। समस्या की जानकारी पता चल गई, उसके बाद प्रशासक को समस्या का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि समस्या का विश्लेषण करने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि समस्या के बारे में निर्णय लेने के लिए कितने लोगों को शामिल करना है, किस प्रकार की सूचना चाहिए, कितनी मात्रा में संसाधन चाहिए, और समस्या के विश्लेषण के लिए संबंधित तथ्यों को, मतलब कौन कौन से तथ्य, आंकड़े एकत्रित किए जाएं, कैसे किए जाएं, इन सभी चीज़ों का विश्लेषण, समस्या के इन सभी प्रश्नों का उत्तर है हमें समस्या के विश्लेषण के आधार पर ही मिलता है। नेक्स्ट है वैकल्पिक साधनों का विकास, समाधानों का विकास। जब समस्या का पता चल गया, समस्या से जुड़े सभी उसका विश्लेषण कर लिया, तो हमें उस समस्या के क्या क्या हल हो सकते हैं, एक प्रशासक को ये पता लगाना होता है, उसका कार्य है। समस्या की स्पष्ट व्याख्या हो जाने के बाद, विश्लेषण हो जाने के बाद प्रशासक को विभिन्न सूचनाओं, तथ्यों के आधार पर बहुत सारे वैकल्पिक समाधानों का विकास करना होता है। एक प्रशासक को वैकल्पिक समाधानों का विकास करने के लिए कल्पना, दूरदर्शिता, सूझबूझ के साथ साथ वैज्ञानिक तकनीकों का सहारा भी लेना चाहिए। ये सभी विकल्प कुछ नहीं करने से लेकर बेहतर हल तक संबंधित होते हैं। जब तक इन सभी संभावनाओं पर
विचार नहीं किया जाता, कोई भी निर्णय लेना कठिन होता है। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन। अब मतलब एक प्रशासक को समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे विकल्प बना लेने चाहिए। फिर जब विकल्प बन गए हैं हमारे पास काफ़ी सारे, तो उसके बाद उन सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना है, उनका परीक्षण करना है, वो कहाँ तक सफल होंगे, क्या बेनिफिट हैं उनके, क्या नुकसान हैं, और मतलब उसके पक्ष और विपक्ष दोनों का विश्लेषण करना है विभिन्न विकल्पों के। मूल्यांकन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए जब उनका मूल्यांकन किया जाए पक्ष और विपक्ष का, तो उस विकल्प विशेष का समस्या के समाधान में क्या योगदान होगा, उसकी क्या लागत होगी, इस संदर्भ में उसकी उपरोक्तता, उसमें लगने वाला समय, परिणाम आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। अब जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं वो उसके बेस क्या है, मतलब वो उसके ऊपर खर्चा कितना आएगा, वो कितने टाइम में इस समस्या से हमें मुक्ति देगी, फिर उसके आगे रिजल्ट क्या आएंगे, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इन सभी का आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव। फिर सभी संभावित समाधानों का मूल्यांकन करने के बाद जो सर्वोत्तम विकल्प है उसका चुनाव करना चाहिए। और सर्वोत्तम विकल्प का जो चुनाव है वो प्रशासक अपने अनुभव, ज्ञान, अनुसंधान और विश्लेषण के आधार पर करे तो ज़्यादा अच्छा है। निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करना। अब विकल्प चुन लिया और जो निर्णय लिया है उसको सही ढंग से लागू करना बहुत महत्वपूर्ण चरण है। सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव के बाद निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रशासक को इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि सर्वोत्तम विकल्प को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। निर्णयों को जिन लोगों पर लागू करना है पहले उनकी सहमति ले लेनी चाहिए। निर्णय को लागू करने के संबंध में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कर्मचारियों को निर्णय की पहले से सूचना हो, मतलब अचानक निर्णय ना लागू किया जाए, पहले बताया जाए कर्मचारियों को भी अपने संबंध में ले रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए। इससे निर्णयों को स्वीकृत कराना और कर्मचारियों को बताने के साथ साथ उनकी सहमति भी ली जाए। दूसरा और तीसरा है निर्णयों को समझने के लिए उन्हें पर्याप्त देना। कर्मचारियों को बता दिया, स्वीकृति ले ली, फिर उन्हें थोड़ा टाइम दें कि वो उस निर्णय को समझें, उसमें एडजस्ट हो सकें। कर्मचारियों को निर्णय में भागीदार बनाया जाए और निर्णय के अंदर जो निर्णय लिया है उसमें कर्मचारियों को भागीदार बनाया जाए। अनुवर्तन। अब है अनुवर्तन। अनुवर्तन का अर्थ है जब किसी निर्णय को कार्य रूप प्रदान किया जाता है तो प्रशासक को चाहिए कि वह उस निर्णय के प्रभाव का मूल्यांकन करे, उसके संबंध में सभी आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करें। मतलब हमें लागू करना है तो लागू करने के लिए जो जो सूचनाएं चाहिए सबको एकत्रित किया जाए। साथ ही साथ प्रशासक को चाहिए कि वह उन क्रियाओं पर भी नियंत्रण स्थापित करे जो कि निर्णय को कार्य रूप प्रदान करने के लिए की जा रही हैं। अनुवर्तन के अंतर्गत निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है। अनुवर्तन का अर्थ है निर्णयों को क्रियान्वित करना, और यदि निर्णय गलत है तो उसमें आवश्यक सुधार भी किया जाता है। निर्णय के ये जो हमने चरण देखे हैं ये केवल व्याख्या है, यह पूर्ण रूप से आदर्श चरण नहीं है। वैसा नहीं है भी हर जगह यही 8 स्टेप होंगे। ये एक आदर्श मॉडल हैं जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए के आधार पर बनाए गए हैं। किसी संगठन के अंदर निर्णय के ये जो चरण है ये कम हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ तकनीकी कार्य होते हैं तो उनमें तकनीक से संबंधित चरणों को भी जोड़ा जाएगा। किसी निर्णय में प्रथम चरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, किसी में तीसरा। मतलब हर संगठन का उद्देश्य जरूरी वैसा नहीं है, किसी में समस्या का विश्लेषण करना भी ज़्यादा जरूरी हो सकता है। तो इनकी जो सीक्वेंस है वो अलग अलग संगठनों की प्रकृति के हिसाब से बदल सकता है। अब हम देखेंगे संगठन की निर्णय प्रक्रिया में कर्मचारियों के सहभाग के लाभ। कर्मचारियों को अगर हम निर्णयों में शामिल करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। पहला है व्यक्तिगत रुचि।
जो संगठन का अध्यक्ष है आमतौर पर निर्णय लेने का काम उसी का होता है। जो मतलब उच्च अधिकारी हैं उन्हीं को निर्णयों की शक्ति प्रदान की जाती है औपचारिक रूप से। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि वो उच्च अधिकारी अकेला निर्णय नहीं लेता, वरन वे निर्णय जो आता है, जो नीतियाँ बनती हैं, वो बहुत सारे व्यक्तियों के सहयोग से बनती है। अध्यक्ष है वो चाहे या ना चाहे, लेकिन उसके जो निर्णय हैं उसमें संगठन के सदस्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दूरगामी प्रभाव पड़ता है। निर्णय लेने की यह व्यवस्था, जिसमें उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों का सहयोगपूर्ण कार्य रहता है, उससे संगठन को बहुत अधिक लाभ मिलते हैं। तो वो लाभ कौन कौन से हैं? उसमें व्यक्तिगत रुचि है। जब उच्च अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारी को निर्णयों में शामिल करता है तो उसमें अधीनस्थ अधिकारियों की इंटरेस्ट पैदा होता है। वे निर्णय को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में व्यक्तिगत रुचि लेते हैं और उन निर्णयों को सफल बनाने की दिशा में प्रयास करते हैं। अधीनस्थों पर नियंत्रण आसान हो जाता है। निर्णय लेने में अधीनस्थों को शामिल करने से उन पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। उनके व्यवहार पर उच्च अधिकारियों को अधिक सुपरविज़न करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने अपनी सहमति से वो निर्णय लागू किया होता है। सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिए जाने की संभावना, अधीनस्थों को शामिल करने से सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिए जाते हैं। उदासीनता को समाप्त होना, अधीनस्थों की उदासीनता है वो समाप्त हो जाती है और वो अपने उच्च अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करते हैं और उनके अंदर उनको निर्णयों में शामिल करने से अपनेपन की भावना का विकास होता है। स्वेच्छापूर्ण स्वीकृति प्राप्त होना, अधीनस्थों को सहयोग लेने से अधीनस्थ अधिकारी उन्हें स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत या रुकावट उन डिसीजंस को लागू करने में वो नहीं डालते। शांतिपूर्ण संबंध, निर्णयों में को शामिल करने से अधिकारी व उच्च अधिकारी के बीच जो विवाद हैं या तनावपूर्ण वातावरण है, जो समस्याएं हैं, वह शांतिपूर्ण ढंग से हल हो जाती है। अधीनस्थ अधिकारी अपनी शिकायतें, अपने विरोध को स्पष्ट कर देते हैं और निर्णय लेने समय ये सारी समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। नियंत्रण की समस्या कम होना, निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों को सहभागी बनाने से अधीनस्थों के नियंत्रण की अनेक समस्याएं अपने आप ही कम हो जाती हैं। निर्णयों का स्तर उच्चतर, और निर्णय है वो उच्च क्वालिटी के सर्वश्रेष्ठ निर्णय आते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य से बहुत सारे व्यक्तियों के अनुभव के आधार पर लिया गया या किया गया कार्य है वह ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। अब हम देखेंगे अधीनस्थों को निर्णयों में भागीदार तो करना चाहिए, लेकिन भागीदारी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अधीनस्थों को भागीदारी तभी सही रहती है जब उन्हें उच्च ज्ञान हो, उच्च अनुभव हो। इस तरह से अगर हम अधीनस्थों को शामिल करते हैं जो जिन्हें उच्च ज्ञान है, उच्च अनुभव है और जो रुचि भी रखते हैं कार्यों के अंदर, तो निर्णय अच्छा होगा। अगर वैसे ही शामिल कर लेते हैं जिनकी रुचि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वह खर्चा बढ़ाएगा, लागत है वो अधिक हो जाएगी। और अधीनस्थों को इसके लिए प्रशिक्षण भी किया जाना चाहिए। अधीनस्थों से निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी प्राप्त करने के लिए संचार की व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। अधीनस्थों को निर्णय लेने में योगदान का अवसर देने पर कहीं ऐसा नहीं हो कि उच्च अधिकारियों की औपचारिक सत्ता ही समाप्त हो जाए। मतलब उच्च अधिकारी हैं वो उनके विरुद्ध कुंठा ना बना लें और अपने आप उनको यूँ ना लगे भी हमारा अधिकार क्षेत्र है उसमें का अतिक्रमण हो रहा है।